हाँ तो बच्चों ये रही हमारी एग्जांपल नंबर 9.1 देखें, जिसमें वो कहता है कि अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम्स, यानी कि एक हमारा कॉइन है जिसके ऊपर आपको पता है हेड और टेल होता है बच्चों, इतना तो आपको समझ है। उसे 4 दफा क्या किया जा रहा है, उछाला जा रहा है, यानी कि इसके नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हुए, 4 हुए। तो हमारे स्मॉल एन की वैल्यू क्या आ गई, 4, क्योंकि ये मैंने आपको समझाया बच्चों प्रीवियस लेक्चर में। मैंने यहाँ पे चैप्टर 9 के शुरू में कंसेप्ट दिया है बायनॉमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का लेक्चर का, वो जाके आपने लेक्चर ले लेना, आपको समझ आ जाएगी यहाँ पे मैं कैसे n इज इक्वल टू 4 लिख रहा हूँ। ठीक है जी, नंबर ऑफ ट्रायल्स ये बताए गए हैं ना, यानी कि हमने कितना ट्रायल ले रहे हैं। जब एक दफा कॉइन को उछाला जाता है वो 1 ट्रायल हो गया, जब दूसरी दफा उछालेंगे वो 4 ट्रायल, वो 2 ट्रायल हो गया, ऐसे ही 4 दफा उछाला, डेट्स वाई वो 4 ट्रायल हो गए। ठीक है, तो देखो आगे वो कहता है फाइंड करें प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग, यानी कि हम किस में मतलब के, यानी कि कह लो कि मेरी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है वो क्या है जी, नंबर ऑफ हेड्स हैं, यानी कि हेड क्या आता है। अब देखो बच्चों, एक कॉइन के ऊपर आपने एक कॉइन के अकॉर्डिंग देखना है, ज्यादा नहीं। देखो एक कॉइन के ऊपर हेड कितने कितने हेड होते हैं, सिर्फ एक हेड होता है। ठीक है जी, तो हमारी पी से हम प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस को प्रेजेंट करते हैं, मतलब कि अगर हेड आएगा तो मुझे पता चलेगा ना बच्चों मैं सक्सेस, यानी कि मैं कामयाब हो गया, मैंने हेड चुना तो मैं जीत गया, यानी कि डेट्स वाई ये आ जाएगा ऊपर फेवरेबल चांसेस। आप देखो हेड आने का एक ही चांस है, बटे में आएगा सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस मींस कि टोटल कितने हैं, टोटल बच्चों आपको पता है क्या क्या हो सकता है, यहाँ तो एक हेड आ सकता है, यहाँ एक टेल आ सकता है, तो 2 है ना, लिहाजा 1/2 इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस की। आगे आ जाता है तीसरे नंबर पे बच्चों हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, तो उसका फार्मूला भी ऐसे ही होगा। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर क्या होता है, प्रोबेबिलिटी फेलियर का फार्मूला हमने पहले पढ़ा कि P + Q = 1 होता है। तो देखो P + Q = 1 मैंने लिखा हुआ था, P उधर से आके इधर आके माइनस हो गया। ये इक्वेशन हमारे पास होती है बच्चों कि P + Q को अगर जमा किया जाए तो वो 1 के इक्वल होते हैं, ये इक्वेशन होते हैं, इससे हम Q हर दफा निकालते हैं। ऐसे ही होगा हर क्वेश्चन में। ठीक है, तो 1 - 1/2, तो ये भी 1/2 आ गई, यानी कि ये ऐसे ही है बच्चों 50-50 चांस है हमारा, कि ये भी हो सकता है कि 50% चांसेस है हम जीत जाएं, और ये भी चांसेस है कि 50% है कि हम हार जाएं। ठीक है जी, तो चलो आओ स्टार्ट करते हैं। अब हमने क्या करना है जी, इसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट करनी है। तो n की वैल्यू 4 है, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू भी आपके सामने है, तो हमने हर एक चांस निकालना है बच्चों, यानी कि n की = वैल्यू 4 है ना। तो आपको याद हो कि हमने जो आपके पास जो मेजर फार्मूला होता है वो होता है P × X = X, ये मैंने आपको फार्मूला बताया था उसी लेक्चर के अंदर, n ऑफ x। अब इसको मैंने आपको बताया था, ये जो n ऑफ x होता है इसका मतलब होता है वो कॉम्बिनेशन का फार्मूला, यानी कि NCX है इसका मतलब। ठीक है बच्चों, तो उसके बाद आगे होता है प्रोबेबिलिटी की पावर x और q की पावर n - x, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस की पावर x होती है और ये n - x होती है। ठीक है जी, ये मैंने फार्मूला पुट कर दिया। अब बच्चों आ जाओ x की क्या लिमिट होगी। देखें मैंने आपको बताया था x हमेशा 0 से स्टार्ट हुआ करेगा, 1 2 एंड सो ऑन, ये n तक होता है। n हमारी वैल्यू क्या है यहाँ पे बच्चों, n की वैल्यू है 4, यानी इसका x का जो वैल्यू होगा हमारे पास वो 0 to 4 तक होगा। ठीक है, हमने ये सारी वैल्यूज पुट करके 1 की मतलब कि x की 1 by 1 सारे फाइंड आउट करने हैं। ठीक है जी, तो चलो आओ पहले मैं रखता हूँ इसको x को किसके इक्वल है, 0 के इक्वल। स्मॉल x 0 के इक्वल पुट हो गया, तो यहाँ पे भी वही काम होगा, n की वैल्यू भी बच्चों पुट हो जाएगी। देखें अब मैंने आपको बताया ये होता क्या कॉम्बिनेशन होता है, तो देखो 4c x की क्या वैल्यू है, n की वैल्यू मैंने 4 पुट कर दी है। ठीक है, x की वैल्यू क्या है बच्चों, अब 0 शुरू में, तो उसके बाद यहाँ पे भी p की वैल्यू पुट करें, p की वैल्यू क्या है हमारे पास 1/2 और इसकी पावर x थी, x की क्या वैल्यू है 0, और इसी तरह से आगे q की पावर q की वैल्यू भी आपको पता है 1/2 है और इसकी पावर n - x है, n हमारे पास 4 है जबकि x की वैल्यू यहाँ पे 0 है, तो ये बन जाएगा। ठीक है जी, तो ये हमारे पास क्या आता है बच्चों, ये मेरे ख्याल में 1/16 आ जाता है। ये वैसे मैं कैलकुलेटर पे बाद में करूंगा। ठीक है जी, पहले हम ये सारे स्टेप कर लेते हैं। P अब बच्चों देखो इसके बाद हमें इसकी वैल्यू 1 भी रखनी है, हमने ये टोटली ओवरऑल हल करना है। तो देखो अब 1 जब मैं रखूंगा तो क्या होगा, n की जगह 4 ही रहेगा, n की वैल्यू सेम ही रहनी है, बस x की वैल्यू चेंज होती जानी है। देखो फिर आ जाएगा यहाँ पे कॉम्बिनेशन और नीचे ऐसे इसका फार्मूला है, यानी कि NCX है इसका मतलब। तो n ऊपर मैंने पुट कर दिया CX, x की अब क्या वैल्यू हो चुकी है 1, तो लिहाजा यहाँ पे 1 आ गया। ऐसे ही देखो p की वैल्यू थी, ये p की वैल्यू थी ना 1/2 और उसकी पावर थी x, x की वैल्यू 1 मैंने पुट कर दी, और ऐसे ही देखो 1/2 यानी कि q की वैल्यू और n - x, यानी कि बस बच्चों क्या हो रहा है, x चेंज होता जा रहा है, बाकी सब एज इट एज है। देखो 4 - 1 हो गया क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू 1 है। अब आगे आ जाओ, फिर जब बच्चों मैं पुट करूंगा x की वैल्यू 2, क्योंकि मुझे 4 तक जाना है,
तो देखो फिर क्या हो जाएगा 4c, यानी मैं सारी वैल्यूज बच्चों पहले वैसे लिख देता हूँ, मतलब कि 1/2 जहां जहां x है बस वो जगह छोड़ देता हूँ, 1/2 4 माइनस, यानी कि मैंने क्या किया, जहां जहां x था बस वो वैल्यू भी छोड़ दी है। ये मेरे पास फॉर्म बनेगी हर दफा। तो देखो x की वैल्यू अब क्या हो चुकी है, 2 हो चुकी है, स्मॉल x की, यहाँ पे 2 आ जाएगा। इसकी जो हमारे पास p की पावर थी वो x थी, डेट्स वाई इसकी पावर भी 2 आ जाएगी। और यहाँ पे n माइनस एक्स था तो n की वैल्यू 4 है, जबकि x की वैल्यू 2 है, तो ये 4 माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गई, ये ऐसे बन गया। ऐसे ही बच्चों तीसरे केस में भी होगा, x इज इक्वल टू 3, यानी कि आ जाएगा 4c3, क्योंकि x की वैल्यू अब 3 हो चुकी है, और 1/2 की पावर अब 3 हो जाएगी, क्योंकि x इसकी पावर होती है p की। और यहाँ पे 1/2 यानी कि ये जो q है, q की पावर थी n माइनस एक्स, तो n माइनस एक्स मीन्स 4 माइनस 3, तो ये बन जाएगा। अब लास्ट केस है बच्चों p when x इज इक्वल टू 4, क्योंकि हमने ये जाना था 0 to 4 तक, तो ये सारे हम देखें निकाल चुके हैं। तो ये आ जाएगा, देखो बच्चों 4c, ये n की वैल्यू और नीचे x की वैल्यू, x की कितनी वैल्यू है 4 है यहाँ पे इस केस में, तो लिहाजा 1/2 यानी कि p की वैल्यू आ गई और उसकी पावर थी x की अब हो चुका है 4। अब दूसरी तरफ q की वैल्यू और q की पावर थी n माइनस एक्स, n की वैल्यू 4 है जबकि x की वैल्यू भी 4 हो चुकी है। अब मैं ये सारे कैलकुलेट करता हूँ और आपको बताता हूँ इनके क्या आंसर आते हैं। तो देखो, तो बच्चों ये कैलकुलेटर ने मुझे सारे आंसर दे दिए हैं, ठीक है जी। तो देखें इन सबको अगर आप जमा करते हो तो अगर आपका आंसर 1 आता है तो फिर आपने सारी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल ठीक किया, मतलब जो आपने प्रोबेबिलिटी निकाली है बाइनोमियल की फॉर्म में वो बिल्कुल ठीक निकली है, अदरवाइज आपका आंसर कहीं ना कहीं गलत हो चुका होगा। देखें ये बच्चों सबका देखें यहाँ पे इसको कैलकुलेटर पे आप जमा करके देख लीजिएगा, आपको 1 ही मिल रहा होगा। देखें 1 जमा 4 5, 5 जमा 6 11, 11 जमा 1 12, और अगर इसको मैं इसका एलसीएम लूँ ना 11/16 का, 11/16 में अगर 1/4 जमा करता हूँ कैलकुलेटर पे तो मुझे मिल जाता है 16/16, जो कि 1 के इक्वल होता है। तो लिहाजा ये 1 ही आ रही है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी का आंसर 1 ही आना होता है। मैक्सिमम मीन्स मतलब इन सबको जब जमा करते हैं तो उनका आंसर 1 के इक्वल होना चाहिए, ये हमें खुद प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहती है। ये पहले भी हम बात कर चुके हैं चैप्टर नंबर 8 और 6 के अंदर, ठीक है बच्चों। तो ये आपका क्वेश्चन हल हो गया, मुझे उम्मीद आपको सही तरीके से समझ आ गई होगी।